ओके, हाय एवरीवन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एज यू कैन सी, कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स इन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। कंक्लूजन ऑफ दीज एनालिसिस रिगार्डिंग स्कैटरिंग लेंथ। ठीक है, आज अपन ये वाला टॉपिक करेंगे। तो स्कैटरिंग बाय ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन में यहाँ पे देख लीजिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट स्पिन स्टेट्स। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में बात हो रही है, मतलब H2 के बारे में बात हो रही है। If the two proton are in the two atoms of an H2 molecule have parallel spin, the resultant nuclear spin is 1। देखो, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हाइड्रोजन है, दोनों के न्यूक्लियस में एक एक प्रोटॉन है, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन है और इधर दूसरा प्रोटॉन है। अगर दोनों पैरेलल स्पिन में है, मतलब ये भी अप स्पिन में है और ये भी अप स्पिन में है, तो रेजल्टेंट स्पिन कितना हुआ इनका? 1 हुआ। दीज आर नोन एज ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। सो ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स के प्रोटॉन का स्पिन पैरेलल होता है, रेजल्टेंट न्यूक्लियर स्पिन 1 होता है, उन्हें ऑर्थो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनका स्टैटिस्टिकल वेट कितना होगा? अगर s की वैल्यू 1 है तो 2s + 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3 आएगी। इन दोज मॉलिक्यूल्स इन विच द टू प्रोटॉन स्पिन आर एंटी पैरेलल। अगर यहीं पे एक प्रोटॉन अप है और दूसरा डाउन है तो रेजल्टेंट स्पिन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और इन्हें पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इनका स्टैटिस्टिकल वेट होता है 1। द टोटल वेव फंक्शन ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस। देखो, टोटल जो वेव फंक्शन होता है वो बहुत सारे वेव फंक्शन का पार्ट होता है। यहाँ पर 4 तरह के जो वेव फंक्शन है, यहाँ पर 4 तरह के वेव फंक्शन से मिलकर बना होगा। फर्स्ट पार्ट जो है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक, ये इलेक्ट्रॉनिक पार्ट हो जाएगा। वाइब्रेशनल, रोटेशनल एंड स्पिन पार्ट। अब जो साई है, टोटल वेव फंक्शन है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए, वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर एक प्रोटॉन है और यहाँ पर एक प्रोटॉन है। जब ये एक्सचेंज होंगे तो ये भी एक फर्मियोन है और ये भी एक फर्मियोन है, तो जब इनका एक्सचेंज बिहेवियर होगा तो वो बिल्कुल फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसलिए, और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन में या फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स में जो वेव फंक्शन होता है वो एंटी सिमेट्रिक होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि टोटल वेव फंक्शन हमेशा एंटी सिमेट्रिक आना चाहिए। सो साई मस्ट बी एंटी सिमेट्रिक इन द इंटरचेंज ऑफ टू प्रोटॉन्स बिकॉज these obey FD statistics. For H2, इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। चलो, ये तो पता चल गया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के लिए ये हमेशा सिमेट्रिक होता है। वाइब्रेशनल वेव फंक्शन इज ऑलवेज सिमेट्रिक। सेकेंड का भी पता चल गया कि वाइब्रेशनल जो वेव फंक्शन होगा वो भी हमेशा सिमेट्रिक होगा। इसका मतलब टोटल वेव फंक्शन की जो सिमेट्री है वो अब दो वेव फंक्शन से डिसाइड होगी, रोटेशनल वेव फंक्शन से और स्पिन वेव फंक्शन से। सो द सिमेट्री ऑफ साई इज डिटरमाइंड बाय द सिमेट्री प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर स्पिन फंक्शन साई एस एंड रोटेशनल फंक्शन साई रोटेशनल। ठीक है, तो now it can be proved quite generally that psi s is symmetric for s equal to 1, यानी ऑर्थो मॉलिक्यूल। अब ये कहना है, एक एक लाइन को अच्छे से समझना। साई एस जो होगा, साई एस की अगर बात करें तो s इक्वल टू 1 के लिए वो सिमेट्रिक आता है। अब ये क्यों आता है ये मैं आपको बता देती हूँ। देखो, s इक्वल टू 1 के लिए आपको पता है ट्रिपलेट स्टेट मिलती है, ये मैं प्रीवियस क्लास लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। और ट्रिपलेट स्टेट में हमारे पास दोनों अप हो सकते हैं, दोनों डाउन हो सकते हैं, या फिर 1/√2 अप डाउन प्लस डाउन अप। ठीक है, ये सब क्या है? सिमेट्रिक होते हैं। तो इसका मतलब जो साई एस है, स्पिन वाला पार्ट है, वो सिमेट्रिक होता है किसके लिए? ट्रिपलेट के लिए, s इक्वल टू 1। इसका मतलब ये एंटी सिमेट्रिक होता है सिंगलेट के लिए, जिसके लिए s इक्वल टू 0 आती है। ये हमने प्रूव कर रखा है। अगर हम चाहते हैं कि टोटल वेव फंक्शन एंटी सिमेट्रिक रहे, टोटल वेव फंक्शन जो था वो हमारा था साई रोटेशनल और साई स्पिन वाला पार्ट। अब हमने देख लिया कि साई, इसका मतलब जब साई एस सिमेट्रिक होगा तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए साई रोटेशनल, और रोटेशनल क्या होना चाहिए? एंटी सिमेट्रिक से होना चाहिए। और अगर ये साई एंटी सिमेट्रिक आता है तो ये मल्टीप्लाई होना चाहिए साई रोटेशनल सिमेट्रिक से। तभी हमारे पास टोटल वेव फंक्शन क्या बनेगा? एंटी सिमेट्रिक बनेगा। यानी कि साई स्पिन जब सिमेट्रिक हो तो ये कैसा हो? एंटी सिमेट्रिक हो, और जब ये एंटी सिमेट्रिक हो तो ये कैसा हो? सिमेट्रिक हो। तो अब देख लेते हैं, इसका मतलब जब साई एस सिमेट्रिक है
तो रोटेशनल क्या होना चाहिए, एंटी सिमेट्रिक होना चाहिए, और एंटी सिमेट्रिक के लिए रोटेशनल क्वांटम नंबर क्या होने चाहिए, 1 3 5, ऑड नंबर होना चाहिए ताकि एंटी सिमेट्रिक आ जाए। और जब साई स्पिन एंटी सिमेट्रिक हो तो उस कंडीशन में ये सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी कि 2 4 6 होना चाहिए। अब ये चीज मैं पढ़ के बता देती हूँ आपको ना यहाँ पे। So psi s is symmetric for s equal to 1 यानी ortho molecule and anti-symmetric for s equal to 0 para molecules. So psi s for ortho molecule must be combined with anti-symmetric rotational function for which the rotational quantum number j is 135 यानी odd. Conversely, psi s for para molecule must be combined with the symmetric rotational functions for which j is even 0 to 4. यही मैंने आपको बताया था, ठीक है। और जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो हमने एटॉमिक के अंदर देखी ली, जे जे प्लस 1/2 आई होता है, जहां पर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। करेक्ट, यहां तक कोई इशू नहीं है। नाउ ऑर्डिनरी जो हाइड्रोजन होती है जब इक्विलिब्रियम में होती है तो वो ऑर्थो और पैरा मॉलिक्यूल का मिक्सचर होता है और इनका रेशो 3:1 होता है। इनका रेशो 3:1 क्यों होता है ये अब हमको समझ में आ गया है, क्योंकि एक के लिए स्टेटिस्टिकल वेट आ रहा था 3 और एक के लिए स्टेटिस्टिकल वेट आ रहा था 1, इसलिए इनका रेशियो जो होता है वो 3:1 में होता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे। नाउ दो द पैरा मॉलिक्यूल्स आर इन द लोअर एनर्जी स्टेट देयर इज नॉर्मल, ये काम की चीज नहीं है आपकी, आप अब स्कैटरिंग पे आ जाओ क्योंकि स्कैटरिंग में हमें देखना था। इफ स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड यूजिंग प्योर पैरा हाइड्रोजन and the results are compared with those of the mixture of ortho and para hydrogen, then the scattering cross section for para and ortho hydrogen can be determined separately. यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आपको न्यूट्रॉन की स्कैटरिंग करवानी है, मान लीजिए स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है, तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट अगर आप करवाएंगे तो हम मान लीजिए कोई न्यूट्रॉन लेंगे, न्यूट्रॉन को हम भेजेंगे किसके पास में, H2 मॉलिक्यूल के पास में। अब H2 मॉलिक्यूल जो है सपोज प्योर पैरा स्टेट में है, प्योर पैरा स्टेट में है, एक तो हमारा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ये हो जाएगा। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन को भेजेंगे एक ऐसे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो कि ऑर्थो एंड पैरा दोनों का मिक्सचर हो। इन दोनों सिचुएशन में हमें स्केचिंग लेंथ फाइंड आउट करनी है, हमारा नेक्स्ट टास्क ये है। करेक्ट, तो हम यही करेंगे। अब यहाँ पर यही लिखा हुआ है, इफ द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स आर परफॉर्म्ड यूजिंग प्योर पैरा हाइड्रोजन, और उस रिजल्ट को कंपेयर किया जाएगा किससे, मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन फॉर पैरा एंड कैन बी डिटरमाइंड सेपरेटली, तो सेपरेटली हम इनका स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डिटरमाइन करेंगे। चलिए, व्हेन न्यूट्रॉन ऑफ वेरी लो एनर्जी आर इंसिडेंट ऑन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो हम न्यूट्रॉन्स लेंगे, लो एनर्जी के लेंगे, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल पे इंसिडेंट करवाएंगे। तो अब स्कैटर्ड वेव जो होगी वो स्कैटर्ड वेव कहां से आएगी, दोनों प्रोटॉन से स्कैटर होगी, क्योंकि जब आप न्यूट्रॉन जाएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास में तो इसके पास में क्या है, दो प्रोटॉन है, तो जो स्कैटर्ड वेव मिलेगी वो इस प्रोटॉन से भी स्कैटर्ड होके मिलेगी और इस प्रोटॉन से भी स्कैटर्ड होके मिलेगी। सो द स्कैटर्ड वेव्स फ्रॉम द टू प्रोटॉन्स इन अ मॉलिक्यूल विल जनरल इंटरफियर जस्ट लाइक द डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम डबल स्लिट। अब ये दो प्रोटॉन से जो स्कैटर्ड वेव मिल रही है ये आगे जाके क्या होगी, इंटरफियर करेगी, इनका इंटरफियरेंस होगा और बिल्कुल वैसा ही दिखेगा जैसे डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में होता है। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अपन क्या करते हैं, इफ यू रिमेंबर यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने देखा होगा, दो स्लिट बनाते हैं, एक सोर्स यहाँ से लेते हैं, लाइट यहाँ पे जाती है, यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से निकल के लाइट यहाँ चली जाती है, यहाँ से निकल के लाइट यहाँ जाती है, यहाँ पर इनका इंटरफियरेंस पैटर्न बनता है। और अब क्या हो रहा है, एक न्यूट्रॉन था वो गया और यहाँ पर हाइड्रोजन का एक प्रोटॉन यहाँ पे है, दूसरा प्रोटॉन यहाँ है, ये इससे टकराया, कुछ न्यूट्रॉन इससे टकराए, तो यहाँ से एक वेव पहुंची स्कैटर्ड वेव, एक यहाँ से पहुंची, इन दोनों का इंटरफियरेंस हुआ। तो ये दोनों एक्सपेरिमेंट काफी सिमिलैरिटी रखते हैं, यहाँ पर ये कहा गया है। तो इफ द न्यूट्रॉन काइनेटिक एनर्जी इज ई, न्यूट्रॉन जो आ रहा है वो कैपिटल ई एनर्जी लेके आ रहा है, तो उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होगी, सबसे पहले वो देख लेते हैं। सो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारे पास कितनी होगी, लेमडा निकाल लीजिए, H/P होता है, और P की वैल्यू क्योंकि हमारे पास उसकी एनर्जी प्योर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, P²/2m, तो यहाँ से आप P की वैल्यू निकाल सकते हैं। P की वैल्यू कितनी आ रही है, √2me, तो यहाँ पे रखेंगे 2me। अब अपन जो H जो है वो कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, न्यूट्रॉन का मास कांस्टेंट है, तो हमारे पास आंसर आ रहा है 0.288/√e।
ठीक है। सो अगर हमारे पास में अपन टेम्परेचर T पे देखें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, KT होती है, और K बोल्ट्जमान फैक्टर हमें पता ही है। सो अगर उसकी वैल्यू रखते हैं T के टर्म में तो हमारे पास में ये आता है। नाउ लेमडा जो है वो किस टर्म में आ सकता है, लेमडा को अपन T के टर्म्स में रख सकते हैं। तो इस E की जगह अगर अपन KT रखें तो K जो है उसकी भी वैल्यू इसके साथ ऐड कर देंगे, तो लेमडा का T के साथ में रिलेशन हमारे पास ये आ जाएगा। वैसे ये जो चीज है वो लिखने की जरूरत आपको नहीं है, एग्जाम में ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, जितना अपन ने ऑर्थोपेरा का किया, पर मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, ये भी हमारे पास काम का नहीं है। अब आप क्या जाओ डायरेक्टली, ठीक है, हाँ, अब सीधा अपन आ जाते हैं यहाँ पे, हमारे काम की चीज पे आ जाते हैं। हमारे काम की चीज ये है, सिंस द स्कैटर्ड एम्पलीट्यूड इन द लिमिट ऑफ जीरो एनर्जी, ये हमने फर्मी स्कैटरिंग लेंथ में बताया था मैंने आपको। k टेंस टू जीरो पे एफ थीटा की वैल्यू -a होती है, और a होता है स्कैटरिंग लेंथ, ठीक है, जो कि k टेंस टू जीरो पे होता है। इफ यू रिमेम्बर, क्योंकि हमारे पास जो न्यूट्रॉन है वो हमने स्लो एनर्जी के लिए हैं। स्लो एनर्जी का मतलब e टेंस टू जीरो, और k स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। तो e टेंस टू जीरो पर k टेंस टू जीरो मिलेगा, और जो हमें मिलेगा f है उसकी वैल्यू मिलेगी -a, ठीक है। लेकिन अब हमारे केस में स्कैटरिंग लेंथ जो है वो 2 प्रोटॉन से हो रही है, तो स्कैटरिंग लेंथ भी 2 आएगी। तो हमारे पास टोटल स्कैटरिंग लेंथ कैपिटल A है, उसकी वैल्यू होगी A1 प्लस A2। अब A1 A2 क्या है, A1 एंड A2 आर द स्कैटरिंग लेंथ फॉर द स्कैटरिंग फ्रॉम प्रोटॉन टू प्रोटॉन्स, ठीक है। A1 एंड A2 कैन बी आइदर AT और AS depending on whether the neutron spin is parallel or anti-parallel to the proton spin. अब so in the scattering from ortho and para hydrogen molecule the following situation may arise. इस पैराग्राफ का मतलब समझाती हूँ मैं आपको। ये कहना चाह रहे हैं कि जो स्कैटरिंग लेंथ है वो AT भी हो सकती है और AS भी हो सकती है। AT का मतलब A ट्रिपलेट, AS का मतलब A सिंगलेट। हमारे पास यहाँ पे स्कैटरिंग देखो क्या हो रही है, ये हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक है, इसका स्पिन मान लीजिए अप ही रखा है हमने, ठीक है, तो SN है, जो SN लिखा हुआ है यहाँ पे ये SN है। SN आपका न्यूट्रॉन जो है वो तो हमेशा मान लीजिए जब भी आ रहा है टकराने के लिए हमेशा उसका स्पिन अप है, चाहे किसी भी स्टेट में हो। तो पहली सिचुएशन में क्या होगी, जब ये जाएगा, ये न्यूट्रॉन किसके पास आया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के पास में आया, ये 2 प्रोटॉन रखे हुए हैं यहाँ पे, करेक्ट। ये आपके पास में sp1 लिखा हुआ है, ये आपके पास में sp2 लिखा हुआ है, प्रोटॉन 1 और प्रोटॉन 2 का स्पिन, करेक्ट। यहाँ पे हमें पता चल गया पहली स्कैटरिंग ये, तो ये कही जाएगी ऑर्थो स्कैटरिंग। ऑर्थो क्यों बोला अपन ने, क्योंकि हमने पहले ही बोल दिया था कि ऑर्थो हाइड्रोजन के अंदर दोनों प्रोटॉन का स्पिन पैरेलल होना चाहिए, और यहाँ पे दोनों प्रोटॉन का स्पिन पैरेलल है। और ओके, इसको रिमेम्बर, इसको हमने ऑर्थो स्कैटरिंग यहाँ पर बोला है, तो यहाँ पर पैरेलल स्पिन हो गया। सेकंड में हमारे पास में क्या हो रहा है, ये देखो SN जो है वो डाउन स्पिन है, न्यूट्रॉन का स्पिन डाउन है, लेकिन दोनों प्रोटॉन जो है उनका स्पिन अप है, करेक्ट, उनका स्पिन अप है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑर्थो स्कैटरिंग हो जाएगी। लेकिन इस कंडीशन में आपके पास में एक प्रोटॉन और दूसरे प्रोटॉन का स्पिन एंटी पैरेलल है, और न्यूट्रॉन का स्पिन तो अप है ही, तो ये कही जाएगी आपके पास में पैरा स्कैटरिंग। सो न्यूट्रॉन स्कैटरिंग फ्रॉम ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। अब इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ते हैं। देखो, ऑर्थो स्कैटरिंग में क्या होता है, इंसिडेंट न्यूट्रॉन स्पिन इज आइदर पैरेलल टू बोथ प्रोटॉन स्पिन sp1 एंड sp2। ऑर्थो स्कैटरिंग में न्यूट्रॉन का स्पिन दोनों प्रोटॉन के स्पिन के साथ पैरेलल होना चाहिए, या फिर दोनों के साथ एंटी पैरेलल होना चाहिए। दोनों सिचुएशन समझना, न्यूट्रॉन का स्पिन जो है या तो दोनों के साथ पैरेलल हो, करेक्ट, ये P1 है, ये P2 है, और ये N है। न्यूट्रॉन का स्पिन P1 के साथ भी पैरेलल है, P2 के साथ भी पैरेलल है, तो ये ऑर्थो स्कैटरिंग कही जाएगी। या फिर दोनों के साथ एंटी पैरेलल हो, है ना, या फिर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ऐसा कर सकते हो, न्यूट्रॉन का स्पिन डाउन कर दो और प्रोटॉन का स्पिन। तो ये जो न्यूट्रॉन है वो प्रोटॉन 1 के साथ भी एंटी पैरेलल है, प्रोटॉन 2 के साथ भी एंटी पैरेलल है, तो भी ये कौन सी स्कैटरिंग कही जाएगी, ऑर्थो। तो यहाँ पर ध्यान रखो, ऑर्थो स्कैटरिंग में जो न्यूट्रॉन का स्पिन होता है इट इज आइदर पैरेलल टू बोथ प्रोटॉन स्पिन और एंटी पैरेलल टू बोथ, जैसा कि बी में बताया, ठीक है। इन द फर्स्ट केस देर विल बी अ ट्रिपलेट स्कैटरिंग। यहाँ पर जब फर्स्ट केस होगा तो इसमें ट्रिपलेट स्कैटरिंग बनेगी फ्रॉम बोथ
with the scattering length AT1 and AT2। अब ये जो फर्स्ट और ये जो सिचुएशन है ये कैसे डिफरेंस हुई एक दूसरे के साथ में। फर्स्ट केस में हम दोनों बात कर रहे हैं ऑर्थो स्कैटरिंग की, है ना, हमारी हेडिंग अभी चल रही है ऑर्थो स्कैटरिंग पे, हम पैरा स्कैटरिंग पे आए ही नहीं है, तो हम ऑर्थो स्कैटरिंग पे बात कर रहे हैं। ऑर्थो में हमें कहा गया कि आपके पास दो ऑप्शन है कि जो न्यूट्रॉन आपने लिया है वो दोनों प्रोटॉन के साथ पैरेलल हो, केस 1, या फिर आपका जो न्यूट्रॉन है वो दोनों ही प्रोटॉन के साथ में एंटी पैरेलल हो। करेक्ट। सो इस केस में आपके पास बनती है ट्रिपलेट, यानी कि यहाँ पर ट्रिपलेट स्कैटरिंग होती है। सो इस कंडीशन में देखो, इन द फर्स्ट केस देयर इज ट्रिपलेट स्कैटरिंग फ्रॉम बोथ विद द स्कैटरिंग लेंथ 81 एंड 82। तो इस न्यूट्रॉन का इसके साथ में जो स्कैटरिंग होगी उसकी लेंथ आएगी 81, और इस न्यूट्रॉन का इसके साथ में जो स्कैटरिंग लेंथ आएगी वो आएगी 82। यहाँ ट्रिपलेट बनेगा। करेक्ट। सेकेंड केस में यहाँ पर एंटी पैरेलल है। आप जानते हो कि जब दो स्पिन पैरेलल होते हैं तो हमेशा क्या बनता है, ट्रिपलेट बनता है। यहाँ पर हमने ट्रिपलेट कैसे बनाया, यहाँ पर हमने ट्रिपलेट कैसे बनाया वो ध्यान से समझना, क्योंकि ये वाला न्यूट्रॉन जब इस प्रोटॉन से टकराएगा तो इन दोनों का स्पिन पैरेलल है, तो S इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 1 का, इसलिए ट्रिपलेट बन रहा है। इसी तरह से इसका इसके साथ भी पैरेलल आ रहा है, तो यहाँ से भी S इक्वल टू 1 बन रहा है, इसलिए हमारे पास इस कंडीशन में ट्रिपलेट स्कैटरिंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपके पास में इसका जब इस प्रोटॉन के साथ में स्कैटरिंग होगा तो ये दोनों एंटी पैरेलल है, एंटी पैरेलल होके ये सिंगलेट स्टेट बनाएंगे S इक्वल टू 0। सिमिलरली जब ये इसके साथ स्कैटर होगा तो यहाँ पर भी क्या बनाएगा, S इक्वल टू 0 यानी सिंगलेट। तो यहाँ पर जब ये वाला फर्स्ट स्कैटरिंग होगा तो स्कैटरिंग लेंथ होगी AS1 और दूसरे केस में हो जाएगी AS2। अब मैं पिक्चर में आपको दिखा देती हूँ, ये जो डायग्राम हमने देखा था वहां पे जो लिखा हुआ था ये मैं बता देती हूँ आपको। अगर मैं आपको पास यहाँ पे दूसरे कलर से करूं तो यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है AT1 और यहाँ पे लिखा हुआ है AT2, यहाँ पर लिखा हुआ है AS1, यहाँ पे लिखा हुआ है AS2। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है, तो ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा। अब इन द सेकेंड केस की बात करते हैं, वहां जहाँ पे सिंगलेट स्कैटरिंग होगा दोनों प्रोटॉन के साथ में, और AS1 और AS2 ये मैंने समझा दिया। अब बात आते हैं पैरा स्कैटरिंग की बात करते हैं। पैरा स्कैटरिंग में क्या होगा, देयर विल बी ए ट्रिपलेट scattering from one proton and singlet scattering from other proton। तो ये क्या हुआ, तो पैरा स्कैटरिंग का स्ट्रक्चर देखते हैं। न्यूट्रॉन होगा ऐसे, फर्स्ट प्रोटॉन होगा ऐसे, दूसरा प्रोटॉन होगा ऐसे। तो इस कंडीशन में आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे ये देखो, जब ये न्यूट्रॉन इसके साथ स्कैटरिंग करेगा तो दोनों की स्पिन पैरेलल है, तो S इक्वल टू 1 मिलेगा, यानी ट्रिपलेट मिल रहा है। तो यहाँ पे स्कैटरिंग लेंथ मिलेगी 81, क्योंकि प्रोटॉन 1 के साथ में ट्रिपलेट बन रहा है। लेकिन जब ये इससे टकराएगा तो दोनों एंटी पैरेलल हो रहे हैं और S इक्वल टू 0 हो रहा है, तो ये सिंगलेट बनेगा। तो सिंगलेट की वजह से AS लेना पड़ेगा और 2 भी लगाना पड़ेगा। 2 इसलिए क्योंकि सेकेंड प्रोटॉन की बात हो रही है, तो यहाँ पर AT1 लिखा हुआ है और यहाँ पर AT2, ये sp2 गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे AS2 लिखा हुआ है, ये AS2 सॉरी, ये AS2 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये AT1 लिखा हुआ है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो ये AS2 आ चुका है। नाउ द ट्रिपलेट एंड सिंगलेट स्कैटरिंग लेंथ कैन बी कंबाइंड इन द फॉलोइंग सिंगल फॉर्मूला। अब दोनों सारे स्कैटरिंग को, ट्रिपलेट को, सिंगल को कंबाइन कर लो तो लीनियर कॉम्बिनेशन बना के आपके पास में ये फॉर्मूला आता है टोटल स्कैटरिंग लेंथ का, जो कि आपको याद रखना है। यहाँ पे A की वैल्यू दी जाएगी AS पाई S और AT पाई T। देखो AS यहाँ पे टोटल स्कैटरिंग लेंथ लेनी है अपन को, हमें पता है कि टोटल स्कैटरिंग लेंथ हमें लेनी होती तो हम सीधा AS और AT को ऐड कर देते, लेकिन इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है या जो कंट्रीब्यूशन है वो अलग अलग है, इसलिए कुछ ऐसा इनके साथ में टर्म होना चाहिए जो कि उसके वेटेज को बताए। इसलिए इसका वेटेज बताएगा आपका पाई एस और इसका वेटेज आपके पास बताएगा पाई टी। सो ये जो पाई एस और पाई टी है, दीज आर द प्रोजेक्शन ऑपरेटर्स, और इनका फॉर्मूला आप यहाँ पे, इसका डेरिवेशन में नहीं बताऊंगी, ये आप याद रख लीजिएगा। पाई एस का फॉर्मूला आपके पास ये होगा और पाई टी का फॉर्मूला आपके पास ये होगा। यहाँ पर सिग्मा एन और सिग्मा पी जो है उसके बारे में आपने क्वांटम मैकेनिक्स में पढ़ रखा होगा। पाउली स्पिन ऑपरेटर्स होते हैं फॉर द न्यूट्रॉन, सिग्मा एन के और प्रोटॉन, है ना। और ये मैंने आपको बता दिया था
सिग्मा एन और सिग्मा पी जो होते हैं वो न्यूट्रॉन के स्पिन और प्रोटॉन के स्पिन से कैसे रिलेटेड होते हैं, ये हमने पहले भी यूज किया है, राइट। ये मैंने बताया था आपको। यहाँ देखो सिग्मा एन जो होता है वो ट्वाइस ऑफ, यानी सिग्मा एन जो होता है ट्वाइस ऑफ स्पिन ऑफ न्यूट्रॉन। इसी तरह से सिग्मा पी जो होता है वो ट्वाइस ऑफ स्पिन ऑफ प्रोटॉन होता है। एस एन और एस पी की वैल्यू 1/2 होती है, क्योंकि दोनों स्पिन हाफ पार्टिकल है, चाहे न्यूट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, और वो एच क्रॉस की यूनिट में होते हैं। तो अगर अपन कैलकुलेट करते हैं सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी की वैल्यू, तो सिग्मा एन जो है उसकी जगह रखेंगे 2SN और इसकी जगह रखेंगे 2SP, तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और ये आ जाएगा SN डॉट SP। तो यहाँ पे सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी जो होता है वो 4SN डॉट SP आता है, और इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे अपन यहाँ पे। अच्छा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन का टोटल स्पिन जो होता है वो दिया जाता है SN प्लस SP से। तो अगर दोनों साइड में SN भी वेक्टर क्वांटिटी है और SP भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों साइड में स्क्वायर करेंगे तो इधर S का स्क्वायर आ जाएगा और इधर A प्लस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा। सो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2A डॉट भी आ जाएगा। अब ट्रिपलेट की बात करते हैं। ट्रिपलेट के लिए हमारे पास S की वैल्यू 1 होती है और सिंगलेट के लिए S की वैल्यू 0 होती है। तो द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ S स्क्वायर, SN स्क्वायर एंड SP स्क्वायर अगर कैलकुलेट करें तो हमारे पास एस स्क्वायर की जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है, तो एस स्क्वायर का ऑपरेटर हमें पता होता है कितना होता है, एस इंटू एस प्लस वन इन द यूनिट ऑफ एच क्रॉस। तो ये एस इंटू एस प्लस वन आएगा। अब ट्रिपलेट के लिए यहाँ पे रखो, ट्रिपलेट के लिए 1 इंटू 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2, और सिंगलेट के लिए कितना आ जाएगा 0। एस एन और एस पी दोनों 1/2 होते हैं, इसलिए इनकी जो वैल्यू होती है अगर फॉर्मूला लगाएंगे एस इंटू एस प्लस वन, करेक्ट। तो यहाँ पे इसकी जगह 1/2 रखो, इसकी जगह 1/2 रखो, तो आपके पास आ जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3/2, यानी यहाँ तो आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा 1/2 प्लस 1, तो ये आंसर आ जाएगा 3/4। तो हमारे पास में इस फॉर्मूले से एस एन डॉट एस पी की जो वैल्यू है वो अपन निकाल सकते हैं। कैसे, ये वाली इक्वेशन वापस लिख रही हूँ, है ना, ये वाली इक्वेशन वापस लिख रही हूँ। हमारे पास में आया था एस स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस एन स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर प्लस 2SN डॉट SP। सब पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगा दो, सब पे एक्सपेक्टेशन वैल्यू लगा दिया, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ ये आ जाएगा। इसकी हमने वैल्यू निकाली अभी, इसकी वैल्यू हमारे पास, अच्छा दो वैल्यूज आएगी ना हमारे पास, ट्रिपलेट और स्टेट के लिए अलग आएगी, तो इसकी हम अभी वैल्यू नहीं रखते हैं, इसकी हम सीधा एस प्लस वन ही रखते हैं। इसकी वैल्यू हमने निकाली थी, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई थी, एस एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई थी 3/4, कितनी आई थी 3/4, तो ये तो आएगी 3/4 प्लस इसकी भी आई थी 3/4 प्लस ये आया था 2SN डॉट SP। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालनी है, सो ट्वाइस ऑफ SN डॉट SP विल बी इक्वल टू, इन 3/4 प्लस 3/4 कितना हो गया 3/2 हो गया, उसको उधर भेज देंगे तो S प्लस 1 माइनस 3/2 हो जाएगा, करेक्ट। और यहाँ से अगर इस 2 को भी नीचे भेजेंगे तो SN डॉट SP जो है वो हमारे पास आ जाएगा एस प्लस वन डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3/4। ये वाला फॉर्मूला मैं दिखा देती हूँ आपको, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हमारे पास एस एन डॉट एस पी आ जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी निकाल सकते हैं। अभी अभी अपन ने देखा सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी जो होता है 4 टाइम्स एस एन डॉट एस पी होता है। एस एन डॉट एस पी की जो वैल्यू है उसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी ये जो वैल्यू है इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, एस प्लस वन बाई 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2SS प्लस वन आ जाएगा फर्स्ट टर्म तो, और माइनस का 3/4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो 3 आ जाएगा, यानी ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। अब इसमें अपन ट्रिपलेट और सिंगलेट की जगह रखते हैं, तो ट्रिपलेट रखेंगे तो एस की वैल्यू 1 रखो, तो ये जो फॉर्मूला है इसमें जब एस की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास 2 इंटू 3 6 माइनस 3 कितना आ रहा है हमारे पास में, जब ट्रिपलेट के लिए रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 एंड 2 प्लस 1। ये उल्टा लिख रखा है यार, यहाँ पे उल्टा लिख रखा है क्या, देखना पड़ेगा। ये देख लेना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सिंगलेट के लिए हमारे पास, ट्रिपलेट के लिए हमारे पास एस इक्वल टू 1 आएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 माइनस 3, 6 माइनस 3, ये तो 3 आ रहा है यार, तो इसकी वैल्यू तो 3 आनी चाहिए, और सिंगलेट के लिए ये 0 है, सिंगलेट के लिए तो -3 आ रहा है, तो सिंगलेट के लिए ये वैल्यू हमारे पास -3 आ रही है, पर ट्रिपलेट के लिए ये वैल्यू कितनी आ रही है, सिंगलेट के लिए तो -3 आ रही है, बट ट्रिपलेट के लिए सही क्यों नहीं आई, ट्रिपलेट के लिए आंसर कितना आ रहा है, +1 कैसे आ रहा है, 2, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एस की वैल्यू 1 ही तो है,
यहाँ पे 2 ही तो होगा। हाँ, तो 4 माइनस 3 हो जाएगा ना, 4 माइनस 3 इक्वल टू +1, सही तो है। तो ट्रिपलेट के लिए +1 है, सिंगलेट के लिए -3 है। अब हम निकालते हैं पाई एस और पाई टी। तो पाई एस और पाई टी का फॉर्मूला जो है वो हमारे पास कहाँ था, ये रहा। ठीक है, सो पाई एस और पाई टी का फॉर्मूला यहाँ से निकालते हैं। तो सबसे पहले पाई एस का मतलब सिंगलेट की बात हो रही है, तो इसके फॉर्मूले में सिंगलेट की वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो 1/4 1 माइनस सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी का सिंगलेट की वैल्यू कितनी थी, सिंगलेट की वैल्यू थी -3, सो माइनस ऑफ -3 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। सो हमारे पास यहाँ ये कैसे आ रहा है, पाई एस की वैल्यू कितनी आ रही है, ओह गॉड, हमें पाई एस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। और यार शिट, ये मुझे लिखना पड़ेगा, मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ। सबसे पहले मुझे पाई एस निकालना पड़ेगा, है ना। पाई एस की वैल्यू मैं फॉर्मूला रख लेती हूँ, मुझे खुद को बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। पाई एस हमारे पास है 1/4 1 माइनस सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी। तो ये निकालते हैं ट्रिपलेट के लिए। ट्रिपलेट के लिए हमारे पास सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी की वैल्यू कितनी आई थी, ट्रिपलेट के लिए +1 आई थी, +1 आई थी। तो यस, पाई एस कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू +1 रखेंगे तो 1 - 1 0 आ जाएगा, सही है, ओके। सिंगलेट के लिए रखते हैं, तो सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी -3 था, तो यहाँ पे रखेंगे, तो -3 मतलब 4 आ जाएगा, और ये हो जाएगा पाई एस की वैल्यू +1। मैं चेक कर लेती हूँ ये आंसर सेम है क्या। पाई एस की वैल्यू ट्रिपलेट के लिए 0 और +1 आ रही है, पाई एस की वैल्यू 0 और 1 आ रही है, यस 0 ये देखो 0 और 1। इसी तरह से आप पाई टी की वैल्यू निकालना, वो मैं आप पर छोड़ रही हूँ, ठीक है। नाउ वी कैन यूज द अबव वैल्यूज टू गेट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर ए फ्रॉम इक्वेशन 7.10.8। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है 7.10.8 यहाँ से। चलिए ए का फॉर्मूला निकालते हैं, है ना। सो ए की वैल्यू है ए एस पाई एस। ए हमारे पास है ए एस पाई एस प्लस ए टी एंड पाई टी। वैल्यू रखते हैं, ए एस और पाई एस की वैल्यू कितनी है, पाई एस है 1/4 1 माइनस सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी प्लस ए टी 1/4 पाई टी की वैल्यू कितनी है 1/4 3 प्लस सिग्मा 3 प्लस सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी। ये हमारे पास आंसर आ रहा है। तो यहाँ से अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कितना करना है वो बुक में देख लेते हैं। ये रहा, है ना, ठीक है। तो सबसे पहले ए टी और ए एस को कंपोनेंट को अलग करना है, ओके कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ से देखो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ए एस बाय 4 माइनस ए एस सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी डिवाइडेड बाय 4 प्लस 380/4 प्लस 380 सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी डिवाइडेड बाय 4। अब इसमें इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1/4 बाहर आ जाएगा 380 प्लस ए एस। लेट्स सी फर्स्ट टर्म यही आ रहा है क्या, हाँ ये रहा 1/4 380 प्लस ए एस। सिमिलरली सेकेंड वाले में 1/4 कॉमन आएगा और सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी आ जाएगा। तो सेकेंड वाले में हमारे पास में 1/4 कॉमन आ रहा है और साथ में सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी कॉमन आ रहा है। तो इधर से बचेगा हमारे पास में 380 माइनस ए एस बच रहा है। ये तो गलत आया यार, यहाँ पे 380 माइनस ए एस बचना चाहिए था, ये कैसे नहीं बचा। हाँ 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 हाँ, ओके 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 ओके, ये 80 यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ नहीं होगा, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी है ना, यहाँ मैंने मिस्टेक कर दी, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ये 80 माइनस एस, 80 माइनस ए एस, ओके। सो ये डेरिवेशन हो गया ना। तो हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब अगर हमारे पास ट्रिपलेट स्टेट ही हो प्योर, तो इस ए की वैल्यू जो आएगी वो 80 के इक्वल आ जाएगी।
और अगर प्योर सिंगलेट स्टेट हो तो इस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एएस के बराबर आ जाएगी। बट फॉर स्कैटरिंग फ्रॉम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हमारे पास ए की वैल्यू हमने देखा A1+A2 था। अब A1+A2 के अंदर अगर अपन देखें तो 4 टर्म आएंगे हमारे पास। हमने ये तो देख लिया कि जो ए है वो AS पाई एस होता है प्लस AT और पाई टी होता है, ये हमने देख लिया, करेक्ट। तो सबसे पहले हम A1 निकालेंगे। A1 के अंदर हमारे पास क्या आएगा, A1 में हमारे पास में आएगा फर्स्ट प्रोटॉन से स्कैटरिंग। अब फर्स्ट प्रोटॉन से जब स्कैटरिंग होगी तो वो स्कैटरिंग ट्रिपलेट भी हो सकती है और सिंगलेट भी हो सकती है। तो इसमें हमें सिंगलेट के साथ में पाई एस लेना पड़ेगा, तो मैं 1 कर देती हूँ क्योंकि प्रोटॉन 1 से हो रहा है, और ट्रिपलेट स्टेट में पाई T1 कर देते हैं यानी कि ट्रिपलेट। सिमिलरली जो A2 निकालेंगे उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, एएस के साथ में आ जाएगा पाई S2 सेकेंड प्रोटॉन के लिए, और एटी के साथ में आ जाएगा पाई T2। अब इन चारों को यहाँ पे लिख दिया देखो, ओके। अब अपन को क्या करना है, गॉड नाउ हमें वैल्यू पुट करनी है यार, क्या क्या करवाते हैं ये लोग। पाई S1 की वैल्यू पुट करनी है, और पाई T1 और पाई S T2 और पाई T2 की वैल्यू, ये मैं करूँ क्या, आह, क्या यार, चलो करते हैं। सिग्मा एन को एज इट इज रखा है, और ओ सिग्मा एन को तो एज इट इज रखा है, चलो मैं ट्राई करती हूँ। मैं आपको आइडिया दे देती हूँ, है ना, आइडिया दे देती हूँ सिर्फ, है ना। अपन पाई एस की वैल्यू लिख लेते हैं। बाप रे, पाई एस अपना था 1/4, यार 1 माइनस, क्योंकि मेरी मैथ्स बहुत वीक है, सॉरी, हाँ हो सकता है आप मुझसे ज्यादा फास्ट कर लें ये कैलकुलेशन। और पाई टी हमारे पास है 1/4 3 प्लस सिग्मा एन डॉट सिग्मा पी। चलिए इतना तो समझ में आ गया। यहां से मैं पाई S1 की वैल्यू निकालती हूँ। पाई S1 जब आ जाएगा तो 1/4 1 माइनस, न्यूट्रॉन का स्पिन कंसिडर नहीं करेंगे, प्रोटॉन का ले लेंगे, सिग्मा P1 हो जाएगा, ठीक है। और पाई T1 जो होगा वो आ जाएगा 1/4 3 प्लस सिग्मा एन डॉट सिग्मा P1। इसी तरह से पाई S2 आपके पास आ जाएगा 1/4 1 माइनस सिग्मा एन डॉट सिग्मा P2। मैं आपको हिंट दे रही हूँ सिर्फ ना, वैल्यू आप खुद पुट कर लेना। पाई T2 आपके पास हो जाएगा 1/4 3 प्लस सिग्मा एन डॉट सिग्मा P2। अब ये चारों वैल्यूज जो है वो आपको पुट करनी है कहाँ पे, इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में आगे। अरे यार एक तो ये ना मेरा पेन टैब काम नहीं करता। देखो जो मैंने वैल्यू बताई है वो आपको कहाँ पुट करनी है। मैंने आपको पाई S1 की वैल्यू निकाल दी है, पाई T1 की बता दी है, पाई S2 की बता दिया है, पाई T2 की बता दिया है। वो सारी वैल्यूज यहाँ रखिए और आपको ये इक्वेशंस मिल जाएगी, ओके। इसके बाद में आपको इनको अलग अलग करना है, तो अलग अलग करने वाला काम मैं कर देती हूँ, है ना। तो यहाँ से देखो अगर इस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है 380/2, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इधर से अगर इसको मल्टीप्लाई करते हो तो क्या मिलता है AS/2, जो कि यहाँ लिखा है। अब रिमेनिंग टर्म बचा, तो रिमेनिंग टर्म हमारे पास में बच रहा है माइनस का 1/4 सिग्मा एन डॉट सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2 इधर से बच रहा है, और इधर से ओके साथ में AS भी है, AS भी है, उधर से प्लस में बच रहा है, प्लस में 1/4 सिग्मा एन डॉट सिग्मा P1 डॉट सिग्मा P2 साथ में 80, ये बचेगा। इन दोनों को कंबाइन करके क्या लिखा है, 80 माइनस AS SN डॉट SH, करेक्ट। 80 माइनस AN अगर देखा जाए तो ये जो वैल्यू है हमारे पास में, इसमें से ये वाला पार्ट पूरा, और ये प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, और ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो मैं एक बार कॉमन ले लेती हूँ। कॉमन आ रहा है 1/4 सिग्मा एन डॉट सिग्मा P1 प्लस सिग्मा P2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचेगा क्या, 80 माइनस AS, 80 माइनस AS।
उसमें से AT माइनस AS तो यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो रिमेनिंग टर्म है जो मैंने ब्लू कलर के लूप में लिया है, ये क्या बता रहा है, Sn डॉट SH को। तो इसका मतलब हमारे पास Sn डॉट SH से ये मिलना चाहिए हमें, करेक्ट। Sn डॉट, सो हियर वी हैव रिटन SH की वैल्यू, हम देख लेते हैं Sn और SH से हमें ये मिलता है या नहीं मिलता है। तो अगर SH की वैल्यू ये रखते हैं तो क्या हमें ये मिलता है या नहीं मिलता, चेक कर लेते हैं ना। Sn डॉट SH निकालते हैं अब। तो Sn डॉट SH निकालते हैं, तो Sn हमारे पास डॉट और SH इन्होंने क्या लिखा है, sp1 प्लस sp2, sp1 प्लस sp2 प्लस 1/2 सिग्मा p1 प्लस सिग्मा p2। अब हमें पता है सिग्मा n क्या होता है, 2Sn, और सिग्मा p हमारे पास कितना होता है, 2Sp। तो इसकी वैल्यू जो है वो निकालते हैं, तो Sn को हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n/2 डॉट, यहाँ पे अपन रख देते हैं sp1 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा p1/2 प्लस सिग्मा p2/2 प्लस 1/2 सिग्मा p1 प्लस सिग्मा p2। ओके, अब हमारे पास क्या आएगा, सिग्मा n/2 डॉट, ये देखो सिग्मा p1/2 सिग्मा p1/2 कितना हो जाएगा, सिग्मा p1। सिमिलरली सिग्मा p2/2 सिग्मा p2/2 सिग्मा p2 हो जाएगा। ये हमारे पास आ रहा है डिवाइडेड बाय में हमारे पास में, ठीक है, ये 2 आ रहा है हमारे पास में, और ये हमें मिल रहा है Sn डॉट SH। इसकी वैल्यू हमें इतनी मिल रही है, जबकि हमें कितनी चाहिए थी, हमारे पास 1/4 वाला फैक्टर आ रहा है, हमें 1/4 का चाहिए था, हमारे पास 1/2 का आ रहा है। मैंने कहीं ना कहीं तो गलती करी है, मैंने कहाँ गलती करी है, 80 माइनस से कॉमन आ गया, बाकी सब कुछ आ रहा है हमारे पास में, मेरे को मेरी गलती पकड़ में नहीं आ रही यार। बाय 4 आना चाहिए ना, कहाँ गलती करी है हमने, Sn को सिग्मा n/2 रख लिया था, p के अंदर भी कर लिया था, सिग्मा p/2 किया था, उसका 2 बाहर भी नहीं आया। सो हमारे पास एक्चुअल में यार यही आ रहा है, कहीं Sn डॉट SH मेरे हिसाब से तो देखो ये आ रहा है, बट मैंने शायद गलती कर दी होगी, रेक्टिफाई कर लेना एनीवेज। SH ये रखा था, SH एक मिनट, SH क्या रखा था, 1/2 सिग्मा p1 प्लस सिग्मा p2, सही तो रखा था यार अपन ने, तो फिर 1/2 का फैक्टर कैसे आएगा, एनीवेज ये 1/4 और 1/2 वाला फैक्टर आप थोड़ा सा एक बार देख लेना, मेरे ख्याल से तो मैंने नहीं गलती करी है जहां तक मेरी है। तो अगर वो चीज होती है तो हमारे पास मतलब ये वाला फैक्टर हमें पूरा मिल रहा है, बस हमें 1/4 की जगह 1/2 मिल रहा है, वो थोड़ा सा रेक्टिफाई आप कर लेना ना। चलिए, अब अपन क्या करते हैं, कैपिटल ए की वैल्यू निकालते हैं। तो कैपिटल ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, ये हम क्या कर रहे थे, A1 प्लस A2 की वैल्यू निकाल रहे थे, और A1 प्लस A2 हमारे पास क्या था, कैपिटल ए था। तो कैपिटल ए यहाँ से देखो, इन दोनों के अंदर से कॉमन क्या आ रहा है, इस वाले टर्म में से 1/2 कॉमन आ रहा है, और 380 प्लस AS, और यहाँ से ये वाला टर्म आ रहा है हमारे पास, जो ये आ गया। नाउ वी दस गेट फॉर द पैरामोलिक्यूल्स, अगर पैरामोलिक्यूल्स के लिए देखते हैं तो SH की वैल्यू 0 आएगी, क्योंकि पैरा के अंदर दोनों प्रोटॉन जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, सिंगलेट स्टेट मिलती है, तो उस कंडीशन में हमारे पास में SH 0 हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगा, और आंसर आ जाएगा ये, दिस इज कॉल्ड कोहेरेंट स्कैटरिंग लेंथ। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोहेरेंट स्कैटरिंग लेंथ। अब एक बार मैं थोड़ा सा बता दूं सिलेबस में क्या था टॉपिक, सिलेबस में हमारे पास ये टॉपिक जो था वो इस टर्म में था, देखो यहाँ पे, कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय प्रोटॉन्स इन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। सो कोहेरेंट स्कैटरिंग समझ में आ गया आपको, जब हमारे पास कोहेरेंट स्कैटरिंग लेंथ कब मिलेगी, वो अब आपको समझ में आ गया, यहाँ पे मिलेगी, ये कोहेरेंट स्कैटरिंग हो गई है ना। तो इस कंडीशन में हम डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन निकालते हैं, जो कि एफ थीटा का स्क्वायर होता है, और यहाँ पे हमारे पास एम्पलीट्यूड क्या है, ए होगा, स्कैटरिंग लेंथ का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर हो जाएगा।
सो ए का स्क्वायर करेंगे। सो ए का स्क्वायर करने से हमें क्या मिलेगा इन जनरल, हम सिर्फ इस कंडीशन में नहीं करेंगे, हम इस फॉर्मूले से लेंगे। कौन से वाले फॉर्मूले से लेंगे? इस वाले फॉर्मूले से लेंगे। तो हमें इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करेंगे। तो इसका स्क्वायर करने से दिस इज अवर ए एंड दिस इज अवर बी। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर करो। हे भगवान, ए प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, तो पहले ए का स्क्वायर करेंगे। सो दिस इज ए स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा ए स्क्वायर। फिर इसका करना है पूरे का स्क्वायर, है ना, इसका स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाएगा, स्क्वायर तो नहीं आया यार, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा। एस एन डॉट एस एच का स्क्वायर भी होगा, इस यहाँ पे स्क्वायर मिसिंग है, वो स्क्वायर भी होगा। इसका स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, इसका भी स्क्वायर आएगा, ये बी स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास में। और टू ए बी में ये वाला टू जो है वो टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, और ए और बी मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो ये ए हो जाएगा और ये बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया है। नाउ सिंस द इंसिडेंट न्यूट्रॉन्स आर अनपोलराइज्ड, जो न्यूट्रॉन बीम हम भेज रहे हैं उसमें न्यूट्रॉन की जो स्पिन है वो हमें पता नहीं है कौन सी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है। अगर वो अनपोलराइज्ड है तो हमारे पास हमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेनी पड़ेगी। और इस कंडीशन में एस एन डॉट एस एच में, क्योंकि एस एन की सारे डायरेक्शन में वैल्यूज पॉसिबल है, तो जब कोई वेक्टर सारी डायरेक्शन में होता है तो उसका एवरेज हमेशा क्या आता है, जीरो आता है। तो एस एन डॉट एस एच जीरो हो जाएगा, करेक्ट। और हमें यहाँ पे चाहिए उसका स्क्वायर, तो ये जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, यहाँ तो सिंगल पावर है तो ये वाली एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो जीरो आ जाएगी, पर यहाँ पर क्या है, एस एन और एस एच का स्क्वायर है, स्क्वायर का हमें लेना पड़ेगा। स्क्वायर का जब लेंगे तो यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, एस एन और एस एच, तो तीन डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर का, तो ये एक्स कंपोनेंट प्लस वाई कंपोनेंट प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर आएगा हमारे पास में, है ना। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर क्या होता है, इसको सिंपली जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर होता है, वैसे सिंपली इसको एस स्क्वायर लिख लेंगे। और एस स्क्वायर का जो वैल्यू आती है वो हमारे पास कितनी हो जाती है, एस एच इंटू एस एच प्लस वन, जो हम जानते हैं फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, इस कंडीशन में अब सिग्मा टी की वैल्यू निकालते हैं, तो सिग्मा थीटा हमारे पास में आ जाएगा, ये फर्स्ट टर्म जो 1/4 है ये तो एज इट इज रहेगा, तो ये तो एज इट इज है, करेक्ट। सेकेंड टर्म हमारे पास में जीरो हो चुका है, सिर्फ थर्ड टर्म बचेगा। थर्ड टर्म के अंदर ए टी माइनस ए एस का स्क्वायर है, और ये एस एन डॉट एस एच का स्क्वायर था, जिसकी वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी आई है, एस एच मल्टीप्लाई बाय एस एच प्लस वन, जो कि यहाँ पर लिख ली है अपन ने। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वी देन गेट फॉर द ऑर्थो एंड पैरामोलिक्यूल्स, ऑर्थो एंड पैरामोलिक्यूल्स के लिए अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो ऑर्थो के लिए हमारे पास कैपिटल एस की वैल्यू कितनी होती है, वन होती है, तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे वन, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे वन, तो वन इंटू वन प्लस वन टू हो जाएगा, तो ये आंसर आ जाएगा। पैरा के लिए कैपिटल एस की वैल्यू कितनी होती है, जीरो, तो ये वाला पूरा पार्ट जीरो हो जाएगा, सिर्फ ये फर्स्ट टर्म सर्वाइव करेगा, ये वाला सर्वाइव करेगा। सो हमने स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन निकाल लिए ऑर्थो एंड पैरा स्टेट में। तो जो मेजर्ड वैल्यू आती है, अगर उनका रेशियो अपन देखते हैं तो हमारे पास कितना आता है, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन द ट्रिपलेट एंड सिंगलेट स्कैटरिंग लेंथ एंड द साइन ऑफ एएस अनलेस एटी इक्वल टू एएस देयर इज मोर स्कैटरिंग फ्रॉम ऑर्थो देन फ्रॉम पैरा। ऑब्वियसली ऑर्थो के चांस, मिक्सचर में ऑर्थो ज्यादा है तो स्कैटरिंग में ऑर्थो ज्यादा आएगा, है ना। आप यहीं से भी ध्यान रख लो स्कैटरिंग किसकी ज्यादा हो रही है। ये टर्म तो दोनों में सेम है, सपोज इसकी वैल्यू आती है 5, इसकी वैल्यू भी आती है 5, तो 5 में कोई टर्म ऐड हो रहा है विच इज अ पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर मान लीजिए 3, तो इसका 8 आ रहा है, इसका 5 आ रहा है, तो स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन किसका ज्यादा आ रहा है, ऑर्थो का ज्यादा आ रहा है, तो हमारे पास में ऑर्थो की स्कैटरिंग ज्यादा होती है देन पैरा। ठीक है, तो अगर अपन विग्नर्स हाइपोथेसिस अगर कंसीडर करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पे इनकी कुछ वैल्यूज है एस्टिमेटेड दी हुई है, इनका रेशियो निकालते हैं सिग्मा ऑर्थो और सिग्मा पैरा का, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, इनको डिवाइड कर लो, इनका रेशियो ले लो, रेशियो लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, क्योंकि इस वाले से तो ये वाला वन हो जाएगा, मैं कर ही देती हूँ, है ना, 1/4 380 प्लस ए एस स्क्वायर प्लस 280 माइनस ए एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/4 380 प्लस ए एस का स्क्वायर। इनको अलग अलग कर लो, तो इसको इससे कैंसिल आउट करोगे तो वन आ जाएगा, फिर इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये मिल जाएगा, है ना, ये रेशियो आ रहा है हमारे पास में। और
तो ये जो रेशियो आता है वो आपके पास कुछ एस्टिमेटेड वैल्यूज जो हैं वो देख लो। द वैल्यू ऑफ दिस रेशियो डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ AS एंड द साइन ऑफ AT बीइंग पॉजिटिव, सब्स्टिट्यूटिंग द अप्रोक्सीमेट। सपोज AT की वैल्यू लगभग 5 फर्मी रख देते हैं, AS की 24 फर्मी रख देते हैं। उस केस में अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास में AS पॉजिटिव के लिए 1.5 आता है, AS नेगेटिव के लिए 21.8 आता है। तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि सिग्मा ऑर्थो जो है वो सिग्मा पेरा से बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दोनों कंडीशन में आप देख लो सिग्मा ऑर्थो जो है सिग्मा पेरा का 21 टाइम्स है, तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, बस इतना ही हमें करना था। दैट्स इट। ये हमारे पास था कोहेरेंट स्कैटरिंग। ये हमने कर लिया, कोहेरेंट स्कैटरिंग ऑफ न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन इन ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कर लिया। कंक्लूजन भी देख लिया, कंक्लूजन ऑफ दीज एनालिसिस रिगार्डिंग स्कैटरिंग लेंथ, वो भी कंक्लूजन भी हमने देख लिए कि स्कैटरिंग जो होती है वो स्कैटरिंग लेंथ जो आती है वो ऑर्थो की ज्यादा आती है पैरा से। तो इतना हमने कर लिया है। थैंक यू सो मच।